फ्रेंड्स, खान केमिस्ट्री लाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा आज का जो वीडियो रहेगा वो होगा, एक न्यू चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक इसमें हम अध्ययन करेंगे। 3 कंपाउंड होगा, एक तो है एल्कोहल, एक है फिनोल और एक है ईथर। इन तीनों कंपाउंडों का अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर आरबीएससी बोर्ड एग्जाम में चैप्टर नंबर 11 है और एग्जाम में ये 4 नंबर का आता है। आरबीएससी बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का है? 4 नंबर का। ये सीबीएसई और आरबीएससी दोनों बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसको देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं एल्कोहल की। एल्कोहल होता क्या है, परिभाषा क्या होती है? परिभाषा डेफिनेशन ये होती है कि एल्केन क्या है? RH। एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन क्रियात्मक समूह OH माइनस समूह से या हाइड्रोक्सिल समूह से या हाइड्रोक्सिल क्रियात्मक समूह से हो जाने पर या OH समूह से हो जाने पर प्राप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? एल्किल एल्कोहल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्किल एल्कोहल। अब आप जानते हो R क्या होता है? एल्किल समूह। तो R के स्थान पर क्या होंगे? CH3 होगा और C2H5 होगा। इस तरह से हाइड्रोकार्बन श्रृंखला बढ़ती जाती है। अगर इसमें AR होता है तो वो फिनोल माना जाता है, जिसको एक नाम देते हैं एरेनोल, एक नाम देते हैं कार्बोलिक और एक कहते हैं इसको एरोमेटिक एल्कोहल। ये फिनोल का हो जाता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे एलिफेटिक OH की, यानी कि एलिफेटिक एल्कोहल की बात करेंगे। तो एलिफेटिक एल्कोहल का सबसे पहले तो सामान्य परिभाषा क्या हुई? एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन बॉन्ड OH समूह से या क्रियात्मक समूह हाइड्रोक्सी से विस्थापन हो जाना प्राप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? एल्कोहल कहलाते हैं। इनका सामान्य जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+1 के साथ OH। ये इसका सामान्य फॉर्मूला माना जाता है। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले एल्कोहलों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो जैसे मैंने पिछले चैप्टर में बात की थी कि जो हेलो एल्केन वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, उसमें मैंने आपको बताया था कि हेलो एल्केन भी हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर 3 प्रकार के थे। मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन, सॉरी 4 प्रकार के थे और पॉली हेलो एल्केन भी था। तो इस तरह से एल्कोहलों का वर्गीकरण भी हम इसी रूप के आधार पर करते हैं। एक तो OH समूह की संख्या के आधार पर करते हैं। तो OH समूह की संख्या के आधार पर देखते हैं कौन कौन से होते हैं। हमारी हेडिंग है एल्कोहलों का वर्गीकरण। इसमें बात करेंगे हम OH समूह की संख्या के आधार पर। OH समूह की संख्या के आधार पर, OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, एक होता है डाईहाइड्रिक एल्कोहल, एक होता है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल और एक होता है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में बात करते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें OH समूह की संख्या कितनी हो? 1 हो। जैसे CH3 हो OH, C2H5 हो OH। ये दोनों क्या है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ये जो है ये क्या है? ROH है। क्या है? ROH। इसको कहा जाता है सुपर एल्कोहल। सुपर एल्कोहल। इसको कहते हैं मैथेनॉल। और इसका एक सामान्य नाम होता है जो एक तरह से रूढ़ पद्धति में प्रयोग में लिया जाता है, वो होता है कास्ट स्प्रीट। ये महत्वपूर्ण चीजें मैंने आपको इसके बारे में बताई।
ये यहाँ पर OH समूह की संख्या कितनी है? 1, इसलिए कैसा अल्कोहल है? मोनोहाइड्रिक। डाईहाइड्रिक की बात करें, डाईहाइड्रिक की बात करें, डाईहाइड्रिक में OH समूह की संख्या कितनी होगी भाई? 2 होगी। CH2OH CH2OH। तो आपको याद आ रहा होगा इसको क्या कहा जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल कहा जाता है। तो इसमें OH समूह की संख्या कितनी है? 2 है। OH समूह की संख्या कितनी है? 2 है। तो इसको क्या कहेंगे? डाईहाइड्रिक अल्कोहल। इसी प्रकार हम OH समूह की संख्या के आधार पर तीसरा कौन सा पढ़ेंगे? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें OH समूह की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। उसका एक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होता है ग्लिसरॉल, CH के साथ OH और CH2 के साथ OH। इसको बोला जाता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल को ग्लिसरीन भी कहते हैं, ध्यान रखना। ग्लिसरॉल को ग्लिसरीन भी कहते हैं। ये जो बायोलॉजी का प्रैक्टिकल जब होता है तो उसमें ये जंतु प्रादर्शों की जो स्लाइडें होती हैं उसके रूप में सेफ्रेनिन और ग्लिसरीन दोनों का प्रयोग किया जाता है। ये वहां पर यूज में लिया जाता है। ये मैंने आपको एक नॉलेज की बात बताई है। तो ये ग्लिसरॉल है, इसमें OH समूह की संख्या कितनी है? 3। तो इसको क्या कहेंगे अपन? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट चलते हैं। देखो मोनोहाइड्रिक हो गया, डाईहाइड्रिक हो गया, ट्राईहाइड्रिक हो गया। अब बात करते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की। तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में OH समूह की संख्या कितनी होगी? 3 से अधिक होगी। कितनी होगी? 3 से अधिक होगी, ज्यादा होगी। तो पॉलीहाइड्रिक का एक एग्जांपल पढ़ते हैं हम। CH2 के साथ OH, CHOH का होल 4, ध्यान रखना 5 हो गए टोटल, और CH2OH। इसको कहा जाता है सर्बिटोल। सर्बिटोल। और सर्बिटोल का कई बार IUPAC भी पूछ लिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संरचना सूत्र भी पूछ ले सकता है और IUPAC पूछ सकता है। IUPAC आपको पता है कि मैंने आपको एक नियम बता रखा है कि समान क्रियात्मक समूह का हमेशा अनुलग्न शब्द प्रयोग में लिया जाता है। तो आपको पता है कि 6 कार्बन है और 6 पर सब पर क्या जुड़ा हुआ है? OH समूह, अल्कोहल क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। तो आप क्या नाम दोगे इसका? हेक्सेन। 6 कार्बन की संख्या है। कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, कोई प्रतिस्थापी है नहीं जिसको अपन पहले लिखते ही, तो सीधा क्या लिखेंगे? हेक्सेन। उसके बाद लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 हेक्साओल। समान क्रियात्मक समूह का हमेशा क्या लगेगा? अनुलग्न लगेगा। तो सर्बिटोल का IUPAC भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था अल्कोहलों का वर्गीकरण किस पर? OH समूह की संख्या के आधार पर। क्या कोड से पढ़े? मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। अब हम बात करेंगे अल्कोहलों का वर्गीकरण एल्किल समूह की संख्या के आधार पर। तो बात करते हैं, देखते हैं क्या है अल्कोहलों का वर्गीकरण एल्किल समूह की संख्या के आधार पर। एल्किल समूह की संख्या के आधार पर हम जब बात करते हैं तो वही जिस प्रकार पिछले चैप्टर में हमने बात की थी, प्राथमिक हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन, तृतीयक हेलो एल्केन, इसी प्रकार हम अल्कोहलों की बात करेंगे। प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल में क्या होता है? यदि OH क्रियात्मक समूह प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ पाया जाता हो, जैसे CH3 के साथ CH2 के साथ OH, CH3 CH2 के साथ OH। क्योंकि जैसे मान लीजिए CH3OH एक अभिलाक्षणिक समूह है अल्कोहलों का, ROH जिसको हम कह रहे हैं, जिसको हमने अल्कोहल नाम दिया है। यदि उसके एक हाइड्रोजन को हटाकर एक एल्किल समूह जोड़ दिया जाए तो कौन सा डिग्री हो जाएगा? ये 1 डिग्री। कौन सा हो जाएगा? 1 डिग्री, या प्राथमिक अल्कोहल। ठीक है, क्या कहलाएगा? प्राथमिक अल्कोहल। इसी प्रकार अब मैं द्वितीयक अल्कोहल की बात करूंगा तो यहां से फिर एक हाइड्रोजन हटा दूंगा, एक CH3 फिर लगा दूंगा, या R लगा दूंगा, बात एक ही है। तो ये हो जाएगा कौन सा अल्कोहल? 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, और फिर से हाइड्रोजन हटा दिया, 3 एल्किल समूह लगा दिए, तो ये कौन सा हो जाएगा? तृतीयक अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। तो एल्किल समूह की संख्या के आधार पर अल्कोहल कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। और CH3OH या ROH है वो अल्कोहलों का अभिलाक्षणिक समूह जिसको सुपर अल्कोहल कहा जा रहा है। तो अल्कोहलों का वर्गीकरण हमने किस किस कर पढ़ लिया? OH समूह की संख्या के आधार पर पढ़ लिया, एल्किल समूह की संख्या के आधार पर पढ़ लिया। OH समूह की संख्या के आधार पर मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक पढ़ लिया। एल्किल समूह की संख्या के आधार पर आपके सामने है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तृतीयक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और प्राथमिक अल्कोहल। अब इसमें बात करते हैं हम इसके नामकरणों की।
नामकरण कैसे किया जाता है? नामकरण आपको पता है कि अल्कोहल एक क्रियात्मक समूह है जो वरीयता श्रेणी में 11वें नंबर पर आता है। किस नंबर पर आता है? 11वें नंबर पर आता है। ठीक है, तो इसका जब पूर्वलगन की बात करते हैं, पूर्वलगन जिसको हम प्रीफिक्स कहते हैं, इसका पूर्वलगन लगता है हाइड्रोक्सी। क्या लगता है? हाइड्रोक्सी। और इसके जब सफिक्स की बात करते हैं तो सफिक्स लगता है इसका ओल। तो आपको पता है कि जब कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में, तो उस स्थिति में हमेशा अगर समान क्रियात्मक समूह है तो उसका हमेशा अनुलग्न लगता है। और यदि किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में दो अलग अलग क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं, दो अलग अलग, तो जो वरीयता श्रेणी में पहले होता है उसको तो मुख्य क्रियात्मक समूह मानते हैं, उसका अनुलग्न लगाते हैं। और जो वरीयता श्रेणी में नीचे होता है उसको प्रतिस्थापी मानते हैं, उसका पूर्वलगन लगाते हैं। तो इसमें देखते हैं, एक तो पूर्वलगन क्या लगता है इसका? हाइड्रोक्सी। और सफिक्स क्या लगता है इसका? ओल, जिसको अनुलग्न कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? अनुलग्न कहा जाता है। अब इसके आईयूपीएसी की बात कर लेते हैं। तो आईयूपीएसी क्या क्या है इसके, देखते हैं कौन कौन से हाइड्रोकार्बन। अभी मैंने आपको लिखा था, देखिए ध्यान देना, CH3OH मैथिल अल्कोहल। सामान्य नाम तो क्या है इसका? मैथिल अल्कोहल। लेकिन आईयूपीएसी क्या हो जाएगा? मैथेनॉल। ठीक है, C2H5OH की बात करूंगा, एथिल अल्कोहल सामान्य नाम, और आईयूपीएसी क्या हो जाएगा? एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल को क्या कहा जाता है? अन अल्कोहल भी कहा जाता है। अन अल्कोहल जो आपकी वाइन के अंदर पाया जाता है, वाइन जो होती है जैसे बियर होती है उसमें 4 से 5% अन अल्कोहल पाया जाता है, जो के किण्वन से प्राप्त किया जाता है। जो होता है हमारा रबी की फसल जो होती है उसमें जो होता है उसके किण्वन से प्राप्त इसको किया जाता है। किण्वन का मतलब होता है सड़ाना। ठीक है, तो अन अल्कोहल। उसके बाद बात करते हैं हम द्वितीयक अल्कोहल की। तो ये हो गया द्वितीयक अल्कोहल, जिसको हम एक सामान्य नाम से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी कहते हैं। आईयूपीएसी की बात करेंगे तो 1, 2 और 3 प्रोपेन 2-ऑल। ठीक है, ये हो गया द्वितीयक, ये हो गया प्राथमिक। ये प्राथमिक हो गया 1 डिग्री, ये 2 डिग्री हो गया, जिसका आईयूपीएसी क्या हो गया? प्रोपेन 2। और पूछ लिया जाता है एग्जाम में, 1 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि द्वितीयक अल्कोहल का सामान्य सूत्र या आईयूपीएसी नाम क्या होगा। तो आप दे सकते हो, फॉर्मूला भी दे सकते हो और नामकरण भी दे सकते हो। तृतीयक अल्कोहल की बात मैं करता हूं, तो तृतीयक अल्कोहल में देखते हैं, तृतीयक अल्कोहल में क्या होगा? CH3C के साथ CH3 के साथ OH, इसको सामान्य नाम से कहेंगे तृतीयक। तृतीयक का मतलब 3 डिग्री कार्बन है। कितना डिग्री है? 3 डिग्री कार्बन है। ब्यूटिल टोटल 4 कार्बन कितने? 1, 2, 3 और 1 4, टोटल कार्बन कितने? 4। तो तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। अब इसका आईयूपीएसी भी आपसे बात करेगा। तो सबसे पहले क्या करोगे आप? लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करोगे और वरीयता किसको दोगे? क्रियात्मक समूह को। तो देखो इधर से भी 2 नंबर मिलेगा, ऊपर से भी 2 नंबर मिलेगा। तो यहां पर देखो ये तो हो गया क्रियात्मक समूह, इसका क्या लगाएंगे हम? अनुलग्न। और इसको क्या मानेंगे? प्रतिस्थापी। तो नाम क्या हो जाएगा? सबसे पहले किसको लिखा जाता है? प्रतिस्थापी को लिखा जाता है। उसके बाद मूल शब्द या जनक शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न का डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में होता तो उसको रख देते। और उसके बाद द्वितीयक अनुलग्न जो क्रियात्मक समूह का अनुलग्न यूज में लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? प्रतिस्थापी है। उसके बाद मूल शब्द कितने कार्बन का श्रृंखला है? 3 की है, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्लियर। और यहाँ पर कितना जुड़ रहा है? 2 पर 2-ऑल। तो नाम क्या हो गया? 2 मेथिल प्रोपेन 2-ऑल। ठीक है, क्लियर। आगे इसमें जब मैं बात करता हूं, देखो डाइहाइड्रिक अल्कोहल की बात करूं तो मैंने एक एग्जांपल दिया था, एथिलीन ग्लाइकोल, CH2OH एथिलीन ग्लाइकोल। ये भी पूछा गया प्रश्न है 1 नंबर में। तो इसका आईयूपीएसी क्या होगा? एथेन, भाई 2 कार्बन है, एथेन। 1 और 2 पर समान क्रियात्मक समूह जुड़ रहा है, तो समान क्रियात्मक समूह का हमेशा क्या लगेगा? अनुलग्न लगेगा। तो नाम क्या हो जाएगा? एथेन 1,2 डाई-ऑल हो जाएगा। इसी प्रकार ग्लिसरॉल की बात कर लेता हूं मैं, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल की, सॉरी। तो ये हो जाएगा CH2 के साथ OH, CH के साथ OH और CH2 के साथ OH। 1, 2 और 3 3 कार्बन की श्रृंखला है। तो प्रोपेन 1 पर जुड़ रहा है, 2 पर भी जुड़ रहा है, 3 पर भी जुड़ रहा है, 3 बार जुड़ रहा है, तो ट्राई लगा दिया। और अनुलग्न क्या लगा दिया? ओल लगा दिया। क्लियर। तो मेरे हिसाब से तो आपको नामकरण आसानी से क्लियर हो जाएगा। आगे इसमें और बढ़ते हैं, नोमेनक्लेचर में देखते हैं।
तो ग्लिसरॉल का जो आईपीएससी था वो भी इंपॉर्टेंट था, जिसका मैंने नाम लिखा था अभी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई, और ये भी पूछा गया प्रश्न है। आगे इसमें जब देखता हूं तो देखो CH3 CH2 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 के साथ OH, ये एक नॉर्मल श्रृंखला है, सीधी सीधी श्रृंखला है, तो N है, 4 कार्बन की श्रृंखला है तो ब्यूटिल हो गया, और क्रियात्मक समूह एल्कोहल लग रहा है तो अपने एल्कोहल का नाम लिख देते हैं, तो नाम हो गया एन ब्यूटिल एल्कोहल। आईपीएससी की बात करें तो 1 2 3 और 4 ब्यूटेन 1 और या 1 ब्यूटेनॉल भी हम इसको कह सकते हैं। आगे इसमें देखो, अगर मैं इसको इस प्रकार लिखूं CH3 CH के साथ OH के साथ C2H5, अब देखो एक एल्किल समूह ये हो गया, एक एल्किल समूह ये हो गया, दूसरा वाला कितना डिग्री कार्बन हो गए 2 डिग्री, ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका द्वितीयक ब्यूटिल, सामान्य नाम क्या हो जाएगा द्वितीयक ब्यूटिल, भाई 2 3 और 1 4, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है। और आईपीएससी की बात करूंगा तो 1 2 और 2 यहां पर कितने हो गए 4, तो ब्यूटेन 2 ओल या 2 ब्यूटेनॉल भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये थी, मैंने आपको जनरल सी बातें बताई। पहली बात अल्कोहल के बारे में बताई, अल्कोहल कहते किसे हैं, अल्कोहलों का वर्गीकरण मैंने आपको बताया कि अल्कोहलों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है, OH समूह की संख्या के आधार पर मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। एल्किल समूह की संख्या के आधार पर अल्कोहल 3 प्रकार के, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। अभिलाक्षणिक समूह को पावर अल्कोहल बताया, जिसको कास्ट स्पिरिट भी कहते हैं। एथेनॉल को मैंने अन्य अल्कोहल बताया, जो कि किण्वन से, रबी की फसल के किण्वन से प्राप्त किया जाता है, जो आपकी बियर शराब वगैरह में यूज में लिया जा रहा है जो वर्तमान में, ठीक है। तो इसके बाद मैं बात करता हूं एल्कोहलों के बनाने की विधियां, ये महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 100% क्लिक होता है। तो बनाने की विधियों को देखते हैं कौन कौन सी हैं बनाने की विधियां। तो पहली विधि की बात करूंगा मैं एल्कीन से, पहली विधि है एल्कोहल बनाने की विधियां, मेथड फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल बनाने के लिए विधियां। पहली विधि है एल्कीन से। एल्कीन से क्या होता है, जब सम्मित और असम्मित, सम्मित की भी बात बताऊंगा मैं आपको, असम्मित एल्कीन की भी बात बताऊंगा। जब सम्मित और असम्मित एल्कीन पर जल योजन किया जाता है, यानी कि जल अपघटन किया जाता है, तो उत्पाद के रूप में एल्कोहल प्राप्त होते हैं। लेकिन वो एल्कोहल जो प्राप्त होगा वो मार्कोनिक ऑफ के नियम से प्राप्त होगा। किसके नियम से, मार्कोनिक ऑफ रूल्स। और मार्कोनिक ऑफ का रूल आपको पता है, जब किसी असम्मित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड हो या H2O का योग किया जाता हो, तो हाइड्रोजन परमाणु तो उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जहां पर एटम की संख्या अधिक होगी, और हेलोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा या OH समूह उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जहां पर एटम की संख्या कम होगी। तो रिएक्शन देखते हैं। मैंने कहा कि भाई CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक में लिखता हूं एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखो इन दोनों कार्बनों के बीच में समानता है डबल बॉन्ड के कारण, दोनों के बराबर 4 वैलेंसी डबल बॉन्ड से हो रही है, तो इसका मतलब ये कैसी एल्कीन है, सम्मित एल्कीन है। कैसी है, सम्मित एल्कीन है। और ये कैसी है, देखो इन दोनों कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड और इन दोनों कार्बनों के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो इसका मतलब यार ये कैसी है, असम्मित एल्कीन है। कैसी है, असम्मित एल्कीन है। अब इन दोनों पर जल का योग कराया जाए, किसकी प्रेजेंट में होता है, तनु H2SO4 होता है। डाइल्यूट का अर्थ जानते हो कि कंसंट्रेशन में जो उसकी प्योरिटी है, अगर उसके अंदर वाटर डाइल्यूशन किया जाए लिमिटेड मात्रा में, जो मात्रा दी जाती है जिसके अनुसार हम डाइल्यूशन करते हैं, तो उसमें अगर वाटर मिला दिया जाए तो वो डाइल्यूट हो माना जाता है, और प्योर चीज होती है वो कंसंट्रेट मानी जाती है। और इसकी प्रेजेंट में क्या होता है, H3PO4। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो यहाँ पर जल का विघटन कैसे होगा, H+OH-। अब इन दोनों की समानता है, तो किसी से भी OH जुड़ सकता है, किसी से भी हाइड्रोजन जुड़ सकता है, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 के साथ OH, एथेनॉल। ठीक है। अब बात यहाँ पर आती है, अटकती है कि भाई यहाँ क्या कंडीशन होगी, वही कैटलिस्ट तो बिल्कुल समान ही रहेंगे, इसके बराबर ही जो उत्प्रेरक पहले उसमें रिएक्शन में है। अब यहाँ पर जो जल का विघटन होगा वहां पर OH-। अब यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिक ऑफ का नियम। तो देखो इन दोनों कार्बनों के बीच में कैसी है, समानता, इन दोनों कार्बनों के बीच में कैसा है, असमानता, यानी कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर कैसा है, सिंगल बॉन्ड। तो हाइड्रोजन तो देखो वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन संख्या अधिक होगी, यहाँ तो 2 है तो हाइड्रोजन तो यहाँ जुड़ेगा, ठीक है। और हेलोजन जुड़ेगा यहाँ पर जहां हाइड्रोजन की संख्या, सॉरी हेलोजन या OH समूह जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH के नीचे OH और CH3, 1 2 और 3। इसका मतलब कौन सा एल्कोहल बना बताओ,
टाबरियो द्वितीयक अल्कोहल बना। कौन सा अल्कोहल बना? द्वितीयक। तो मैंने आपको पहले भी बताया था हेलो एल्केन हेलो एरिन वाले चैप्टर में, यदि जब मार्कोनिकोव का नियम लागू होता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो हेलो एल्केन निर्मित होते हैं या तो द्वितीयक बनता है या तृतीयक बनता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी कौन सा अल्कोहल निर्मित हुआ है? द्वितीयक अल्कोहल निर्मित हुआ है। तो ये विधि कौन सी थी? एल्कीन से। अब एक महत्वपूर्ण विधि पढ़ते हैं, वो है हाइड्रोबोरेनन ऑक्सीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ ली जाती है, नैम रिएक्शन भी है। हाइड्रोबोरेनन ऑक्सीकरण, हाइड्रोबोरेनोन ऑक्सीकरण, ये नंबर 2 विधि है। ठीक है, इसमें सबसे पहले बात करता हूं मैं, जो मजेदार बात है, इसमें भी असमित एल्कीन का ही प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? असमित एल्कीन का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें जो उत्पाद बनता है वो एंटी मार्कोनिकोव के नियम से बनता है, जो खरास प्रभाव या प्रोक्साइड प्रभाव कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, एक कंपाउंड यूज में लिया जाता है जिसका नाम है डाइबोरेन, डाइबोरेन, जिसको B2S6 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? B2S6। ये जो B2S6 होता है ये एक अस्थायी कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। महत्वपूर्ण बात यह है, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, जिसका अष्टक पूर्ण यौगिक में नहीं है, कंप्लीट यौगिक में अष्टक पूर्ण नहीं है, तो इसका विघटन हो जाता है 2BH3 में। कैसे हो जाता है? देखो इधर ध्यान दो, आप अच्छे से समझ में आएगा। BH3 में कितने मोल बने? 2 मोल। यहां पर ये बोरोन है, यहां पर ये दूसरा बोरोन है। बोरोन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 5 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p1। एक्सटर्नल ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास? 3। ये ध्यान दो, सामान्य से अर्थ में समझा रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल डेफिनेटली समझ में आएगा, कंफर्म है और बहुत ही मजेदार है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखो कितने हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दिए मैंने? 2। तो इसका मतलब एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो ये तो 1s ऑर्बिटल हो गया, ये p ऑर्बिटल है। तो p ऑर्बिटल में तो कितना है? 1। अगर मैं इसको उत्तेजित अवस्था में लेके जाता हूं तो ये 1 हो जाएगा और ये px py में 1 हो गया। तो pz कक्षक कैसा है? इसके पास खाली है, रिक्त कक्षक है। और जिसके पास रिक्त कक्षक उपलब्ध होता है वो लुईस की धारणा के अनुसार लुईस अम्ल माना जाता है। दूसरा पॉइंट आ गया नजर में, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, लुईस अम्ल है। ध्यान रखना, क्या है? लुईस अम्ल है। अब बात ये आती है कि यहां पर देखो ये हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएंगे तो 2 इसके साथ जुड़ गए, 2 इसके साथ जुड़ गए। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? 3। तो 2 इलेक्ट्रॉनों को मैं यहां पर समाप्त कर देता हूं, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। ठीक है, अब तीसरा जो हाइड्रोजन परमाणु है वो इस स्थिति में रहता है। ठीक है, अब इस बोरोन के पास तो कैसा कक्षक है? देखो खाली, इलेक्ट्रॉन भी है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर यूज में ले लेता हूं। एक बोरोन का इलेक्ट्रॉन ये हो गया, दूसरे वाले का, जो इसकी कंडीशन होगी वही इसकी कंडीशन होगी। और हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। इस वाले हाइड्रोजन के पास भी कितना है? 1। तो इसके पास तो देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन इससे साझा करता है तो एक बॉन्ड बनता है, लेकिन यहां पर एक इस वाले हाइड्रोजन के साथ, देखो दोबारा समझो, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करता है तो बॉन्ड बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन इस हाइड्रोजन और इस बोरोन के बीच में बॉन्ड नहीं बनेगा क्योंकि बोरोन का इलेक्ट्रॉन यूज में आ गया। अब ये क्या करता है बोरोन? इसके पास रिक्त कक्षक होता है और रिक्त कक्षक होने के कारण इसमें इस प्रकार का बॉन्ड पाया जाता है। ये हाइड्रोजन, यानी कि ये हाइड्रोजन एक तरह से सेतु का काम करता है। किसका काम करता है? ये हाइड्रोजन सेतु का, ब्रिज का काम करता है। जैसे किसी नदी, जैसे बीच में से सड़क को नदी से जोड़ना है, नदी बीच में से जा रही है और सड़क को जोड़ना है तो हमको क्या बनाना पड़ता है? पुल बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? पुल बनाना पड़ता है, ताकि उस नदी को नीचे से पार किया जा सके और दोनों सड़कें आपस में जोड़ी जा सके। तो वो स्थिति यहाँ पर है। यहाँ पर हाइड्रोजन किसका काम कर रहा है? सेतु बंध का कार्य कर रहा है। और यहाँ पर भी हाइड्रोजन किसका कार्य करेगा? सेतु बंध का। इसका तो रिक्त कक्षक हो जाएगा और इस हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन का साझा। तो ये जो बंध कहलाता है ये कहलाता है केला बंध। क्या कहलाता है? केला बंध। यानी इस बंध को मैं जब पूर्णतः इस प्रकार बनाऊं ऐसे, तो एक बनाने की तरह नजर आएगा आपको। किसकी तरह नजर आएगा? एक केले की तरह नजर आएगा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? केला बंध कहा जाता है या बनाना बॉन्ड कहा जाता है। इसको एक सेतु बंध के रूप में। इसलिए डाइबोरेन का जो विघटन होता है वो 2BH3 में हो जाता है। किसमें हो जाता है? 2BH3 में। अब रिएक्शन पे चलते हैं कि हाइड्रोबोरेनन ऑक्सीकरण कैसे होता है। तो बोरिक अम्ल के इसका लास्ट में जो उत्पाद बनता है वो बोरिक अम्ल बनता है। तो इसमें ऑक्सीडेशन देखते हैं किस प्रकार होगा।
तो ये मेरे को लगता है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रॉन यौगिक है, लुईस अम्ल है, B2H6 का विघटन हमेशा किसमें होगा, BH3, क्योंकि ये सेतु बंध है, टूट सकता है। जैसे पुलिया कभी भी, सड़क तो लगभग अधिक समय तक चल सकती है, लेकिन पुलिया पर ज्यादा खतरा होता है, तो वो क्या है, डैमेज हो जाता है कई बार। तो इसलिए पुलिया की ज्यादा खतरनाक होने की वजह से, खतरा होने की वजह से, इसी प्रकार ये B2H6 भी आसानी के साथ विघटित हो जाता है। अब रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन क्या होती है। रिएक्शन ये होती है, B2H6 का विघटन कर दिया हमने BH3 के 2 मोल में। अब ले ली एसमित एल्कीन। एसमित एल्कीन क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन कराई BH3 के साथ, 1 मोल ले लिया BH3, तो हाइड्रोजन का एडिशन वहां होना चलेगा एंटी मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार, जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। ध्यान रखना, एंटी मार्कोनिकोव क्या कहता है कि हाइड्रोजन की संख्या वहां पर होगी जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 और क्या बच गया, BH2। क्या बच गया, BH2। इसी प्रकार फिर एक असमित एल्कीन ले लेंगे, क्या लेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो फिर से एक हाइड्रोजन का एडिशन इसके साथ हो जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 का होल ट्वाइस, 2 मोल हो गया। अब इसके बचा क्या, BH। फिर से एक असमित एल्कीन ले लेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर से एक हाइड्रोजन का एडिशन इसमें हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 के साथ होल थ्राइस और B। इसका नाम क्या हो गया, ट्राई एल्काइल बोरेन। ट्राई एल्किल बोरेन। अब इस ट्राई एल्किल बोरेन की क्रिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, और H2O2 का कैसे विघटन होता है, इस प्रकार यहां से विघटन हो जाता है, यानी कि इसमें पेरोक्साइड बंद होता है H2O2 में। कैसा बंद होता है, पेरोक्साइड बंद होता है। तो पेरोक्साइड जब बंद होता है तो देखो यहाँ पर एल्किल समूह कितना है, 3, तो 3 ही मोल क्या चाहिए हमको, OH चाहिए, इसलिए मैंने इसके कितने लगा दिए, 3 मोल लगा दिए। तो प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 CH2 CH2 OH। और जब एंटी मार्कोनिकोव का नियम लगेगा तो एल्कोहल कौन सा निर्मित हुआ, प्राथमिक। अब देखो 3 OH हो गए, अब 3 ही क्या बचे, हाइड्रोजन, और 3 ही क्या बचे, ऑक्सीजन, एक क्या बचा, बोरोन। तो देखो 3 हाइड्रोजन, 1 बोरोन और 3 ऑक्सीजन, तो क्या बन गया, बोरिक एसिड बन गया। क्या बन गया, बोरिक एसिड। तो ये रिएक्शन कहलाती है हाइड्रोबोरेनन ऑक्सीकरण। मजेदार थी, इंपॉर्टेंट थी। तो मुझे आशा है बच्चों, आज का मेरा जो ये लेक्चर वीडियो शुरू हुआ था, चैप्टर स्टार्ट किया था, तो आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, इसलिए आप सभी अपने घर पर रहें, इस वैश्विक महामारी को देखते हुए सुरक्षित रहें, और ऑनलाइन क्लासेस में आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू जारी रखें, अपने नोट्स समय समय पर कंप्लीट करते रहें। ठीक है, तो आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो सभी चीजें हैं समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी, इसलिए मेरे साथ आप जुड़े रहिए। इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन को दबाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।